उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आजकल मैं काफी ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। हर चीज मुझे अच्छी महसूस हो रही है और उसकी वजह ये है कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। ये शादी मुझे रास आ गई है। मेरा दिल अब बहुत निश्चिंत है और मेरा दिमाग भी सुकून में है। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। मैं रश्मि को देख देख कर ही जीता हूँ और उसकी खूबसूरती पर फिदा होता रहता हूँ। अभी मैं उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने फौरन से कॉल उठाई और दूसरी तरफ मुझे जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अगले पल सांस लेना ही भूल जाऊंगा। मेरे ऑफिस के कॉलीग का फोन था। वो कहने लगा, मनीष, आज तुम ऑफिस मत आना, ऑफिस में आग लग गई है, पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही मैं जमीन पर सर पकड़कर बैठ गया कि ये क्या हो गया। अभी तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब अचानक ये खबर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे कलीग ने मुझे वहां आने से मना किया, लेकिन मैं रश्मि से सब कुछ कहकर घर से बाहर अपना कदम निकाल दिया और बस में सवार होकर अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में आसपास के माहौल से धुएं और जलने की बदबू महसूस हुई। वहां पहुंचा तो वहां की हालत देखकर मैं गहरे दुख की गहराइयों में गिर गया। मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। कहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया है। मैं हद से ज्यादा अफसोस के साथ अपने घर वापस आया। रश्मि मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो पूछने लगी कि सब ठीक तो है ना, लेकिन मैं उसे क्या बताता कि मेरी किस्मत का सितारा बस थोड़ी ही देर के लिए चमका था और अब वो डूब गया है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसे हौसला दिया और कहा कि बस मामूली सी आग लगी थी, कल मैं ऑफिस जाऊंगा। आज तो वहां थोड़ा बहुत काम होगा, फिर कल से दोबारा ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि आग ने पूरी इमारत को अपने लपेटे में लेकर तबाह कर दिया है। बहुत नुकसान हुआ होगा। इंश्योरेंस के बाद भी लगता है हाथ से नौकरी चली जाएगी। पूरी रात मैं इसी टेंशन में सोया नहीं था और सुबह होते ही मैं तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। घर में किसी को भी मैंने कुछ नहीं बताया। चुपचाप नाश्ता किया और नाश्ता करने का मेरा जबकि दिल भी नहीं था। दिल परेशान हो तो फिर किसे खाने का होश होता है। मेरी हालत भी उस वक्त ऐसी ही थी। जैसे ही ऑफिस के पास मैंने कदम रखा तो देखा सारे वर्कर्स परेशान खड़े थे और उनके चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने आगे बढ़कर अपने मैनेजर से कुछ पूछना चाहा। वो खुद भी काफी परेशान दिखाई दिया और उसने मेरे सर पर एक और बम फोड़ दिया। उसने कहा कि कंपनी बर्बाद हो गई है और आप सब हैं कि दोबारा काम पर आ गए हैं। आप सबका दिमाग तो ठीक है। कंपनी ने अपने तमाम कर्मचारियों को निकाल दिया है, सिर्फ मैनेजर की जॉब बाकी रह गई है, ताकि कहीं और अगर ये बिल्डिंग शिफ्ट कर भी दी जाए तो भी मैनेजर वहां मौजूद रहे। लेकिन आप सबको जब से निकाल दिया गया है, ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी कि ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। अभी तो जिंदगी मैंने जीना ही शुरू किया था और अभी एक नया तूफान खड़ा हो गया था। न जाने अब आगे मेरी जिंदगी का क्या होगा। रश्मि को तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही ये खुशखबरी दी थी कि मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। लेकिन अब ये क्या, ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं बहुत ही मरे मरे कदमों के साथ घर पहुंचा और घर जाकर जो नजारा मुझे देखने को मिला वो मेरे लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। मैं अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी दूसरी बीवी रश्मि बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है कि हर एक कदम के साथ एक नई मुश्किल आकर खड़ी हो जाती है। मैं अभी ये सोच रहा था कि तभी मेरे दिमाग में अचानक धमाका हुआ और मुझे एक इंसान का ख्याल आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही बहुत दुखी था, लेकिन घर आकर जो मंजर देखा वो मैं कभी सोच नहीं सकता था। मेरी माँ और मेरी पत्नी एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रही थी और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। मैं वैसे ही जहनी तौर पर बहुत थका हुआ था और उनको इस हालत में देखा तो फिर और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं आगे बढ़कर दोनों को अलग किया और शांत कराया, लेकिन उन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ।
वो लड़ाई में एक दूसरे से इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही थी जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा मुकाबला हो। यहाँ तक कि मैं चीख कर उन दोनों को चुप रहने के लिए कहा और फिर उन्होंने ये खबर सुना दी कि आप दोनों की लड़ाई का ही असर है कि मेरी नौकरी चली गई है। माँ तो ये सुनकर सदमे में आ गई कि घर का सारा खर्चा मेरे हाथ में ही था। लेकिन मेरी बीवी तो चौंक गई और उसने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम अपने दिन कैसे गुजारेंगे? कैसे मेरे खर्चे पूरे करेंगे? मैं आपसे शादी इसलिए तो नहीं की थी। ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगी और मैं उसके रवैये पर हैरान रह गया कि कल तक वो मेरी नजर उतारते नहीं थक रही थी और आज जब मेरी नौकरी चली गई तो उसका रवैया बिल्कुल ही बदलने लग गया था। क्या पत्नियां ऐसी ही होती हैं या फिर वैसी जिस इंसान का ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा था? मुझे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद माँ आई और उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि अगर आस्था होती तो वो तुम्हारा ऐसी मुश्किल घड़ी में भरपूर साथ देती। लेकिन ये रश्मि है, याद रखो, ये तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाएगी। आज उसने जिस तरह से मेरे सामने जबान चलाई है, कल को ये तुम्हारे सामने भी चलाएगी और तुम्हारी कोई भी अहमियत बाकी नहीं रहेगी। खूबसूरती की वजह से तुम मुझसे शादी करके उसे घर में ले आए तो हो, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाली। अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं तो दहल सा गया था, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि अब आप अपना रवैया ठीक कर लीजिए। आस्था के साथ वैसे भी आपका रवैया कौन सा अच्छा था। मेरी माँ ने मेरी तरफ गुस्से वाली निगाहों से देखा और उठकर चली गई। यानी ये तय था कि दुख के इन पलों में कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। क्या सब लोग बस अच्छे वक्त के लिए ही मौजूद थे? ये ख्याल आते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा, लेकिन मैंने उसे काबू कर लिया और तुरंत ही भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगा। जैसे ही आंखें बंद करके ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा तो मेरे मन में आस्था का चेहरा न जाने कहां से आ गया। वो काफी दुखी नजर आ रही थी। तब मुझे ख्याल आया कि मैं तो पूरे 1 महीने से ना तो उसके पास गया हूँ और ना उसका हाल चाल पूछा है। मुझे तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। क्या मैं इतना कठोर हो गया था? मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मुझसे देर नहीं करनी चाहिए। आखिर वो मेरी पहली पत्नी रही थी और अभी तक मेरा उससे तलाक हो नहीं पाया है। इसी दौरान रश्मि कमरे में आई तो मैंने उसे अपने मन में चल रही इस बात के बारे में बताया तो वो फौरन ही हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी कि क्या हो गया है आपको? आप इस मुश्किल हालत में हैं तो उल्टा उसको आपके पास आना चाहिए। आखिर आप अभी भी उसके पति हैं, लेकिन वो अपनी तुनक मिजाजी को लेकर अपने घर में बैठी हुई है। कोई जरूरत नहीं है आपको वहां जाने की। रश्मि की ये बात सुनकर न जाने क्यों मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है और हकीकत यही है। लेकिन सच्चाई क्या थी वो मेरा दिल जानता था, लेकिन फिर भी उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। रश्मि ने मुझे कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने भाई से कहकर आपकी दूसरी नौकरी लगवा दूंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि रश्मि मेरा साथ तो दे रही है, लेकिन ये महज मेरा एक भ्रम था। पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और कोई एक नौकरी भी मुझे दोबारा से नहीं मिल सकी थी। नौकरी मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी किस्मत मुझसे नाराज हो गई है, जो एकदम से चमकी और फिर एकदम से अंधकार में डूब गई। और अब रश्मि मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी और कहने लगी कि घर में राशन के पैसे तक नहीं है, अब आप हम दोनों को भूखा मारेंगे क्या? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मेरी इस बात पर उसने नाक चढ़ाकर कहा कि ना जाने मेरी ही बुद्धि घास चढ़ने गई थी जो मैंने आपसे शादी कर ली। अच्छी खासी जिंदगी मैं अपने घर में गुजार रही थी और आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। शायद उस वक्त मैं आपकी तारीफों की भूखी हो गई थी और आपके मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफें सुनना मुझे अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से आपसे दूसरी शादी करने के लिए मैं राजी हो गई, वरना आप कोई ऐसी खास शख्स तो नहीं है कि आपसे कोई भी लड़की दूसरी शादी भी करे। उसकी इस कदर तीखी बातों पर मेरा दिल जलने लगा और मैं अपनी जगह पत्थर सा हो गया। न जाने वो औरत कैसी शख्सियत की मालिक थी, कभी तोला होती तो कभी माशा, कभी मेरी बहुत शुक्रगुजार होती तो कभी मुझे तीखी बातें सुनाती।
मैं यही सोचता था कि क्या अब मेरी जिंदगी में यही सब रह गया था। अब मेरी बर्दाश्त से सब बाहर होता जा रहा था। मुझे में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वापस जाकर आस्था से माफी मांग सकूं। न जाने क्यों मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। घर में रोज रोज की कलह से मैं परेशान होने लगा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल और दिमाग हिल जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये भी होगा और मैं बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी कई बार अचानक से ऐसा नया मोड़ लेती है जिसका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। मैं अपने बिस्तर पर लाचार लेटा हुआ हूँ और अपने अतीत को लेकर सोच रहा हूँ। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरी 2 बहनें थीं जो शादीशुदा थीं। मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हासिल की और फिर अपने पिता की परचून की दुकान पर बैठने लगा। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि उन्हें मेरी शादी की फिक्र भी जल्दी ही सताने लगी। हालांकि अभी मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी, लेकिन उन्होंने शादी की इतनी जल्दी मचाई हुई थी कि क्या कहूँ। और फिर इसी जल्दबाजी में उन्होंने खुद ही रिश्ता ढूंढ लिया। मुझसे कहा कि तुझे खूबसूरत लड़कियां पसंद है ना, और देख मैं तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत पत्नी को चुना है। उनके मुंह से इस तरह से लड़के की तारीफें सुनकर मुझे भी लगने लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, कि अब मेरी जिंदगी में भी कोई साथी हो जिसके साथ मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। फिर मेरी शादी तय हो गई। अभी मेरी शादी में सिर्फ 10 दिन ही बाकी थे और एक ऐसी खबर मुझे मिली जिसे सुनकर मुझे ये समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मेरी मंगेतर, जिसका नाम आस्था था, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके घर में आग लगने की वजह से वो जल गई और उसके आधे चेहरे पर जलने की वजह से निशान पड़ गए थे। जब मुझे ये बात पता चली तो सबने मुझे समझाया कि अब तुम ये मंगनी तोड़ दो। हालांकि दोनों तरफ तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने मुझ पर सख्ती से दबाव डाला कि किसी की बेटी को इस तरह से बदनाम नहीं करते। और मैं उनकी बातों में आकर समाज के आगे खड़ा हो गया कि मैं उस लड़की को जरूर अपनाऊंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये उम्र ऐसी होती ही है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे हमारी वाह वाह हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझ गया था कि उससे शादी करने में ही मेरी नाम बड़ी छुपी हुई है और मेरी खूब तारीफें हो गईं। लेकिन फिर मुझे क्या पता था कि जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। मेरी उसके साथ शादी हो गई और जब शादी की पहली रात मैंने आस्था का चेहरा देखा तो मुझे खुद से बहुत नफरत महसूस हुई। उसने अपना आधा चेहरा घूंघट में छुपाया हुआ था, लेकिन जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो मुझे लगा कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा काली रात बन गई है। मैंने उस लड़की से शादी करने की हामी कैसे भर ली। वो मुझसे मोहब्बत करती थी और वो थी भी बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो मेरे घर वालों की खूब सेवा करती, हर एक को वक्त पर खाना बनाकर देती। इसके अलावा भी वो सबके कहे बिना ही उनकी सारी जरूरतें पूरी कर देती थी। यहाँ तक कि वो मेरी भी बहुत ज्यादा सेवा कर रही थी। जब भी मैं अपने काम से घर वापस आता तो वो मेरे पैर दबाना शुरू कर देती और कहती कि आप थक गए होंगे। साथ ही मेरे लिए दूध भी गर्म करके लाती, खाना भी गरम गरम ही परोसती थी। वो मेरे साथ एक खुशहाल माहौल में खूब गप्पे लगाकर खाना खाती। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। मेरे सब जगह वाह वाह तो हो गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया था। शुरू के दिन तो वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, हालांकि उसके चेहरे पर दाग भी था, लेकिन लोगों की बातों ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मेरे दिल से उतर गई और मैं अब उससे बिल्कुल भी कायदे से बात नहीं करता था। हमेशा उससे चिड़ा चिड़ा सा रहता था, लेकिन वो सबर की मूरत बनी हुई थी। हर वक्त मेरे साथ मुझे खुश करने में लगी रहती, मेरा खूब ध्यान रखती। यहाँ तक कि जब मैं शाम को काम के बाद घर आता तो वो हर तरह से मेरी सेवा करती। लेकिन फिर भी मुझे उसकी शकल से नफरत हो गई थी। उसकी आधी जली हुई शकल देख देख कर मैं तड़पता रहता। मेरी माँ भी अब उसे देख कर ताने देना शुरू कर देती। सिर्फ मेरे पिताजी ही वो इंसान थे जो उससे कायदे से पेश आते थे, और सिर्फ उनके प्रेम भरे व्यवहार की वजह से ही वो किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देती थी और हमेशा मेरे घर में सुकून बरकरार रखने की कोशिश करती थी। हालांकि मैं जब भी घर में मौजूद होता या काम से घर पर आता तो देखता कि मेरी माँ हर वक्त उस पर तानों के तीर चला रही होती थी, लेकिन वो न जाने किस मिट्टी से बनी हुई थी, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती थी।
इधर मेरी उससे कोई भी औलाद भी नहीं हो रही थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरा दिल नहीं होता था कि मैं उसके पास भी जाऊं। अंदर ही अंदर मुझे एक डर भी सता रहा था कि कहीं मेरी औलाद अगर उसके जैसी ही पैदा हो गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तक तो सब कुछ मेरे ही पक्ष में जा रहा था और औलाद होने का कोई भी चांस दिखाई नहीं देता था। एक दिन आस्था से एक मामूली सी गलती हो गई और बस उस जरा सी गलती की सजा मैंने उसे इतनी बड़ी दी कि वो टूट कर बिखर गई। मैं तो पहले ही दिल में उससे नफरत करता था और बार बार उसके आधे जले चेहरे को लेकर उसे ताने देता था, लेकिन कभी भी उससे उस दिन की तरह बात नहीं की थी। उस दिन वो मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरी सबसे पसंदीदा शर्ट पर जैसे ही उसने प्रेस की नोक रखी तो वो जल गई। अब वो थर थर कांपने लगी क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी गलती कभी नहीं की थी। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मैं तुरंत ही आगे बढ़ा और प्रेस उठाकर उसके हाथ पर रख दी, जो हद से ज्यादा गर्म थी। प्रेस ने उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी, लेकिन उस नेक औरत ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप सारा दुख बर्दाश्त करके फौरन ही वो बाथरूम की तरफ चली गई और खुद ही कहने लगी, पानी डाल लूंगी तो आराम मिल जाएगा। रात को जब मेरे पिताजी घर वापस आए और आस्था ने जब पिताजी को चाय पेश की तो उन्हें उसका हाथ देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे अपने पास बुलाया और पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं मालूम उसका हाथ कैसे जला था। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। बस यहीं से वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से उतर गई और मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ भी मैंने उसकी न सिर्फ चेहरे का बहाना इस्तेमाल किया, बल्कि ये भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि 2 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई है, इसीलिए अब मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। मेरे पिताजी ने जब ये सुना तो मुझे साफ साफ कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता और ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं था और फिर कुछ समय के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद तो उसका सबसे बड़ा हिमायती इस घर से विदा हो गया था। अब तो मुझे खुली छूट मिल गई थी कि मैं उसके साथ जो चाहे व्यवहार करूं, जो चाहे सुलूक करूं। पिताजी की 13वीं के बाद मैंने ये ऐलान कर दिया कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरी माँ भी मेरे इस फैसले में पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी थी और उन्होंने भी आस्था से साफ कह दिया कि अब तुम हमारी जिंदगी से निकल जाओ और अपने घर वापस चली जाओ और अपने मायके वालों के साथ जाकर जिंदगी गुजारो। मेरी माँ उसे ताने देकर कहने लगी कि वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऐसा परिवार मिला था जहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही थी और कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। बस इसके बदले में तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने पहली बार देखा था कि उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शायद हमारी बातों का उस पर असर था, लेकिन फिर भी अभी भी उसके चेहरे पर सब्र मौजूद था और इसी सब्र ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। मैंने अपनी माँ को मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढने के मिशन पर लगा दिया और ठीक 2 हफ्ते के बाद मैंने उन्हें खुद बता दिया कि मैं अपने ऑफिस की लड़की रश्मि से शादी करूंगा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो ये जानने के बावजूद भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। ये खबर सुनते ही आस्था पहली बार मेरे विरोध में सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरी इजाजत के बगैर और तलाक के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तब मैंने आगे बढ़कर उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। मेरी जिंदगी के फैसले करने वाली तुम कौन होती हो? उसके बाद से वो कभी मेरे सामने खड़ी ना हुई, पर ना कभी मुंह से कोई शब्द निकला। बस जैसा कहता वैसा करती चली जाती। कभी कभी तो मैं उसके सब्र पर दंग रह जाता। सच तो ये है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। मेरे साथ भी यही मामला था। मैंने इधर कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी, लेकिन तलाक मिलने में अभी काफी वक्त था, पर मुझे इंतजार नहीं हो रहा था और मैंने सोचा कि आस्था भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इसीलिए मैंने रश्मि से शादी कर ली और उसे घर ले आया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मेरे साथ उसकी जोड़ी बनकर बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ तक कि मैं अब अपने खानदान का बहुत बेहतरीन लड़का बन गया था, क्योंकि मेरे नसीब में रश्मि लिख दी गई थी।
रश्मि को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अभी तक मेरा तलाक हो नहीं पाया है, और वैसे भी उसे मेरी बातों से पता चल गया था कि आस्था एक धैर्यवान लड़की है जो कभी भी उसके अधिकार पर अपना हक जमाने की हिम्मत नहीं दिखा सकती है। लेकिन जल्दी ही फिर रश्मि का सबर जवाब दे गया और उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब आस्था का इस घर में आना जाना बंद हो जाना चाहिए और तुम उससे जल्द से जल्द तलाक ले लो। लेकिन ये सुनकर तो आस्था मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी कि आप प्लीज हो सके तो मुझे तलाक मत दीजिए, मैं अपने मायके में नहीं रह पाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पिताजी का भी अब देहांत हो चुका था और उसकी माँ तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल में थोड़ा सा रहम जाग गया, इसलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन क्या इस घर में तुम दोनों एक साथ रह सकती हो? इस बात पर रश्मि बुरी तरह से गुस्सा होने लगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आस्था को किराए का मकान लेकर दे दूंगा और उससे कहा कि तुम उसमें रहो और जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। उस दिन उसने जिन नजरों से मुझे देखा था वो नजरें मुझे आज भी याद हैं। मैं और रश्मि हॉल में बैठे एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक कर रहे थे और गप्पे लगाकर हंस रहे थे। इसी दौरान वो कमरे से निकली, सूटकेस उसके हाथ में मौजूद था और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे जहाँ छोड़कर आना चाहते हैं छोड़ आइए, लेकिन ये याद रखिएगा कि पलटकर एक दिन भी आपको मेरे पास आना ही है। उसकी बात सुनकर मैं और रश्मि ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। मैंने उसे तंजिया अंदाज में कहा कि मैं भला तुम्हारे पास क्यों आऊंगा, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है, तुम्हारे पास दौलत नाम की कोई चीज नहीं है और खूबसूरती तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। रश्मि की मौजूदगी में मैंने जब उसे इतनी बातें सुनाई तब पहली बार जिंदगी में मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसने कुछ भी नहीं कहा और बाहर कदम बढ़ा दिए। मैंने रश्मि से कहा कि मैं इसे ठिकाने लगाकर आता हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो, आज रात हम बाहर डिनर पर जाएंगे। मैं बाहर आ गया और किराए का जो मकान मैंने आस्था के रहने के लिए लिया था उसे वहां छोड़ आया और मैंने उसे पलट कर देखा भी नहीं था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। उसे वहां पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो और मेरे कंधों से बोझ उतर गया हो। मैं खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि अब मुझे तलाक लेने का झंझट भी नहीं करना पड़ा था और मुझे एक खूबसूरत बीवी भी मिल गई थी। मुझे इस बात का भी अब कोई डर नहीं था कि कानून दो पत्नियों को रखना गलत मानता है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि भला मेरी शिकायत कौन करेगा। आस्था में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी करे, इसीलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र था। अब मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मुझे आस्था की कोई फिक्र नहीं थी। रश्मि के साथ मेरी जिंदगी खूबसूरती के दिन शुरू हो गए थे। फिर तो मैं अपने आप को कोसने भी लगा था कि मैंने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया, क्यों 2 साल तक मैं उसके साथ अपना समय बर्बाद करता रहा। लेकिन जल्द ही मुझे कुदरत बताने वाली थी कि क्या सही था और क्या गलत। मैंने किस पर जुल्म किया था और किसका साथ देकर गलत किया। शादी के 15 दिन सुकून से गुजर गए। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई और मैं रश्मि को खूब ऐसो आराम देने लगा। लेकिन जल्दी मेरी ये खुशी झाग बनकर बैठ गई जब मुझे पता चला कि ऑफिस में आग लगने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। इधर रश्मि ने साफ साफ कह दिया कि आप जल्द से जल्द कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लें, वरना मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरे बहुत सारे खर्चे आपको झेलने ही पड़ेंगे। वो खूबसूरत थी तो उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा थे। वो अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती थी और उस पर बहुत पैसे भी खर्च करती थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उदास हो गया। ऐसे वक्त में मुझे आस्था की याद नहीं आई, लेकिन जब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि घर के खर्चे के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, तब मैं तुरंत ही आस्था के पास गया और उसे अपनी सारी हालत के बारे में बताया। उसे तो यही सोचकर सुकून मिल गया था कि मुश्किल वक्त में ही सही मैं कम से कम उसे याद तो किया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं तो एक बेइंतहा खुदगर्ज इंसान हूँ और सिर्फ अपने मतलब के वक्त में ही उसको याद करता हूँ। उसने मुझे अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे दिए और कहा कि घर में खत्म होने वाले राशन में ये कुछ मदद करेगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके कुछ काम आ सकी। उस वक्त मुझ पर उदासी छाई हुई थी, इसीलिए मैंने उसको थैंक यू बोला
और उसके साथ अच्छा सा दिन गुजार कर घर आ गया। घर आया तो रश्मि ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी और चीखने चिल्लाने लगी। कहने लगी कि आप आस्था के पास से होकर आए हैं ना, यानी आप अभी भी अपने दिल में उसके लिए नरमी रखते हैं। मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप उसे तलाक दे दें। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं उससे पैसे लेने गया था। उसने तुम्हारी तरह मुझे दुत्कारा नहीं, बल्कि पैसे पकड़ाए और कहा कि जब भी जरूरत हो मुझसे पैसे ले लीजिएगा। मेरी बात सुनकर रश्मि ठिठक गई और कहने लगी कि उसके पास पैसे कहाँ से आए? आपने पूछा नहीं? वो तो सारा दिन अकेली रहती है, भगवान जाने क्या करती है। वैसे कहाँ से आए आखिर उसके पास ये पैसे? रश्मि ने मेरे दिमाग में ये शक डाल दिया तो मैं फौरन ही बौखला गया और कहने लगा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने 2 साल उसके साथ गुजारे हैं। वो हरगिज ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि रश्मि का ये तीर पहली बार में ही मेरे दिल में जाकर लग गया है और वो आगे जाकर अपना शिकार कर देगा। भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि रश्मि के ताने अब शुरू हो गए थे, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वो बार बार मुझसे यही कहती थी कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे अपना हाथ तंग रखने की आदत नहीं है। मेरा हाथ हद से ज्यादा खुला था, अब अपने तंग कर दिया है। जब मैं उसे समझाता कि आस्था से कुछ सबक सीखो और मुश्किल वक्त में अपना समय कैसे काटा जाता है ये सीखो, तो वो कुछ नहीं समझती। मुझे कभी कभी लगता कि मैंने रश्मि से शादी करके गलती कर ली है, लेकिन अपने इस गिल्ट को मैं छुपाना सीख गया था और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। जिंदगी में जो पहले जैसी खुशी थी वो अब खो गई थी और ये मेरे अपने हाथों से कमाई हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं आस्था से मिलकर आ रहा था तो रश्मि ने घर में शोर मचा दिया और कह दिया कि आप अब आज के आज ही उससे तलाक देने का बोल दो, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैं उसे यकीन दिला दिया कि मैं उसे एक न एक दिन जरूर तलाक दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी लगती है। और वाकई में मेरे दिल में यही बात थी। अब मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो गई और दिन पहले जैसे तो नहीं थे, लेकिन कुछ बेहतर हो गए। यहाँ तक कि एक दिन रश्मि बाजार से कुछ सामान खरीदने गई और जब वापस आई तो उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं फौरन से उठकर आस्था के पास चला आया। वो मुझे वहां देखकर बहुत खुश हुई कि पूरे 1 महीने बाद मैं उससे मिलने आया था। मुझे देखकर वो कहने लगी कि मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आप काफी दिनों के बाद आए हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, लेकिन अब हम अकेले नहीं रहेंगे। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर उसकी खुशी हथौड़े करने लगी थी और मैं आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया और कहने लगा, जो कुछ तुम मेरी नाक के नीचे कर रही हो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। उसने जब देखा कि मैं तो हद से ज्यादा गुस्से में हूँ तो फौरन से अपने आप को छुड़ाकर पीछे हो गई और कहने लगी कि आप मेरी बात तो सुनिए, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ पर शक मत करिए। मैंने उससे कहा कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी, किस वजह से गई थी, क्या गुल खिला रही हो? रश्मि ने तुम्हें वहां देख लिया था, तुम अल्ट्रासाउंड करवा रही थी, आखिर ये क्या चल रहा है? तब उसने मुझे बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और ये बच्चा आपका है। मैं आपको ये खबर देने वाली थी, लेकिन पूरे 1 महीने के बाद आप मेरे पास आए हो और आपने मुझसे कह दिया था कि तुम कभी भी मेरे घर पर मत आना, वरना एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा और फिर आप मुझे तलाक दे देंगे। इसीलिए मैं घर पर आपको ना बता सकी और फोन पर आप मेरा उठाते नहीं हैं, तो आप खुद ही बताइए कि मैं आपको किस तरह से ये बात बताती। आज जब आए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसे अपने गुस्से का निशाना बनाया और उसे धक्का दिया और साफ साफ कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तुम न जाने क्या कुछ करती रहती हो और अकेली रहती हो, न जाने कैसे कैसे गुल खिलाकर तुम इस बच्चे को दुनिया में लाई हो और फिर उसे मेरा बच्चा बनाकर मेरे खून में मिलावट कर रही हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं अब तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं इस वक्त वकील से फोन पर बात कर ली और फिर पीछे पलट कर भी नहीं देखा। वहां से जाते हुए उसके शब्द मेरे कानों में पड़े कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, आप इस दिन पर एक दिन जरूर पछताएंगे, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया।
आज तक आप इस बात को जरूर याद रखना। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं उस वक्त अपने आप को भगवान समझ रहा था और जमीन पर अकड़ के साथ चल रहा था। घर आकर मैं बहुत ही गर्व से रश्मि को बता दिया कि वो एक बदकिरदार औलाद को अपने पेट में पाल रही थी। मैंने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। ये बात सुनते ही रश्मि तो खुशी से पागल हो गई और मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। अगर इसी तरह मेरी बात मानते रहे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा और मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। रश्मि की बात ने मेरे अंदर एक खुशी सी भर दी और मैं उसके पिछले तमाम व्यवहार को भूल गया। आस्था की सारी अच्छाइयों पर मैंने मिट्टी डाल दी और उसे उसकी वफादारी की सजा देकर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आस्था की बद्दुआ मुझे जमीन पर ला पटकेगी और अब मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले थे। मेरा उससे तलाक हो चुका था और इधर मेरी नौकरी को 4 साल पूरे होने वाले थे। इसलिए मुझे मैनेजर बना दिया गया और इस खुशी की खबर को सुनाने के लिए मैं मिठाई खरीद कर अपने घर वालों के साथ बांटना चाहता था। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही मिठाई खरीद कर मैं बाहर निकला तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे कई फुट हवा में ऊपर उछाल कर जमीन पर ला पटका। मैं बुरी तरह से हादसे का शिकार हो गया और मिठाई जमीन पर सब तरफ बिखर गई और मेरे खून में रंग गई। तब मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी बदलती है तो किस तरह से बदलती है। एक पल नहीं लगता, ऊपर वाले का एक इशारा होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये खबर रश्मि तक पहुंची तो वो काफी देर तक रोती रही। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, मेरा ऑपरेशन किया गया। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। फिर कर्ज लिया गया और मेरा ऑपरेशन करवा कर मुझे घर लेकर आ गए। मेरी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी और परेशान थी और बार बार मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती। लेकिन जो सच्चाई थी वो यही थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों से अपंग होकर अब दूसरों पर निर्भर हो गया था और चलने फिरने के काबिल नहीं बचा था। डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी और कहा था कि ये हमेशा अब वैसे ही रहेंगे, इनके ठीक होने के कोई चांस नहीं है। ऑपरेशन करके भी हमने देख लिया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा ऑपरेशन करवाना सिर्फ पैसों की बर्बादी ही होगी। बेहतर है अब आप इन्हें घर ले जाएं। अब इन्हें अपनी जिंदगी में इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए और व्हील चेयर पर ही इन्हें अब अपनी सारी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर मुझे लगा कि मुझे किसी ने 7वें आसमान पर पहुंचाकर एकदम से धक्का दे दिया हो और मैं जमीन पर टूटकर बिखर गया हूँ। शुरू में तो रश्मि का रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। वो मेरा ख्याल रखती थी, आंसू बहाती थी। लेकिन एक लाचार इंसान के साथ कोई कब तक हमदर्दी जाहिर करता है, चाहे वो उसकी सगी बहन, सगा भाई या फिर पत्नी ही क्यों ना हो। औलाद तो बहुत दूर की बात है, सब लोग साथ छोड़ जाते हैं। मेरी माँ मेरा अभी तक ख्याल रख रही थी लेकिन वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और वो भी थक जाती थी तो रश्मि मेरा ख्याल रखती। आखिर बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे 3-4 महीने गुजर गए थे और इन 3-4 महीनों में रश्मि का सब्र जवाब दे गया। एक बार मैं सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुली। रश्मि मेरे पास ही बैठी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और कह रही थी कि अब इस आदमी से पीछा छुड़ाना जरूरी हो गया है। ये तो हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है, जरा भी कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि इसके गंदे कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। इतने बड़े आदमी को वॉशरूम लेकर जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसलिए मैं अब इससे तलाक ले लूंगी। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पेट में पलने वाला ये बच्चा तुम्हारा है। जाहिर है ये मेरे पति का तो नहीं हो सकता, वो तो लाचार हो गया है, इस काबिल ही नहीं है कि मुझे औलाद की खुशी दे सके। इसलिए मैं कल ही तलाक का केस दायर कर दूंगी। वैसे भी एक लाचार इंसान के साथ कोई कितने समय तक अपना वक्त गुजार सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर पर किसी ने छुरियां चला दी हों और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया हो। क्या कोई इस कदर कठोर दिल भी हो सकता है? वो मेरे सामने ही बैठकर मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं इससे तलाक ले लूंगी। अब मेरा इसके साथ गुजारा मुश्किल है। मैंने उस वक्त सोने की पूरी एक्टिंग की और मैं कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ बेबसी का पुतला बनकर रह गया। उसने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। उसने तलाक के लिए केस दायर कर दिया और फैसला कुछ ही दिनों में उसके हक में आ गया और फिर वो मुझे बिना कुछ कहे, बिना अपना सामान लेकर घर से चली गई। उसने अपने साथ वो सारा सोना भी बांध लिया
जो मैंने अब तक उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसने मेरे या मेरी बूढ़ी माँ के लिए पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हम दोनों एक दूसरे के रहमो करम पर थे। मेरी माँ की कमर भी झुक गई थी, वो भी चलने फिरने से तकरीबन लाचार थी, और मैं तो बिल्कुल ही बेबस और अपंग सा था। उसने जाते जाते हम पर इतना एहसान किया कि हम दोनों के लिए एक नर्स का इंतजाम किया, और कहने लगी कि इसके पैसे मैं कभी कभी चुका दिया करूंगी, और तुम्हारे नाम पर एक अकाउंट खोल दिया है, इसमें थोड़े बहुत पैसे जमा करवा दूंगी, घर का खर्च चलता रहेगा। इतना एहसान तो मैं तुम पर कर ही सकती हूँ। मुझे उसकी भीख मिलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर आग सी लगा दी हो, लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ा बेबस मजबूर था। मैं कुछ नहीं कर सका। इस दौरान जिसकी याद मुझे सबसे पहले आई वो आस्था थी। मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने एक नेक लड़की के साथ बहुत बुरा किया था। उसे उस वक्त तलाक दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो मेरी ही औलाद को जन्म देने वाली थी। लेकिन मैंने उस वक्त रश्मि की बातों को सच मानकर हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। मैं अब तक जो कुछ भी आस्था के साथ किया था, रश्मि ने मुझे वही सब वापस लौटाया था। इंसान जो बोता है वही काटता है। आज मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था, और मेरा मेल नर्स मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ चेकअप के दौरान ही मुझे खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी थी, जो बिल्कुल आस्था जैसी थी। मैंने ये जानने के लिए कि क्या ये वाकई आस्था है, हल्की सी आवाज में आस्था पुकारा, तो उसने पलट कर देखा। तब मेरे शक को मजबूती मिल गई कि हाँ, ये आस्था ही है, जिसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा बेटा था, जो बिल्कुल मेरी ही शक्ल के जैसा था। वो ना हो, ये मेरा ही बेटा हो सकता है। मेरे दिल में ये ख्याल आया, और मैंने मेल नर्स से कहा कि वो इस लड़की को मेरे पास बुला दे। उसने जाकर उससे बात की, और उसने मुड़कर मुझे देखा और हैरत के साथ मुझे देखने लग गई। वो छोटे छोटे कदम उठाती मेरे पास आई। मैं कुछ भी ना कह सका, बस शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और दोनों हाथ जोड़ लिए। मैंने उसे कहा कि तुमने ठीक कहा था, मैं जिंदगी में एक बार तुमसे जरूर मिलूंगा, और उस वक्त सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा। आज ये बात सच साबित हो गई। उसके चेहरे पर अभी भी वो निशान था, लेकिन वो काफी हद तक बहुत हल्का हो चुका था, और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। यानी वो निशान उसकी खूबसूरती पर कोई भी रुकावट नहीं डाल रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुमने वही काटा है जो तुमने बोया है। मैंने तुमसे हर मुमकिन हद तक अपना रिश्ता निभाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अब कहाँ है तुम्हारी वो बीवी? उसने मुझसे जब ये सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। वो मुड़कर जाने लगी तो मैंने पूछा कि क्या ये मेरा बेटा है? उसने मेरी तरफ देखा और इनकार में सर हिलाया और कहा कि जब तुमने मुझे तलाक दे दिया तो उस वजह से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था, जिससे मेरे बच्चे ने मेरे पेट के अंदर ही दम तोड़ दिया था। ये मेरी दूसरी शादी से होने वाला बच्चा है। अब कभी भी मुझे इस तरह से आवाज मत देना। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे भगवान ने मुझे धैर्य का फल दिया है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ खुश हूँ, और तुम्हें भी दुआ देती हूँ कि जल्द ही तुम्हारी सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएं। ये कहकर वो पलट गई और मैं उसे खुद से दूर जाते देखता रह गया। जिंदगी किस कदर एक पल में बदल जाती है, और इंसान को उसका अंजाम इस दुनिया में ही दिखा देती है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपने अंजाम के साथ व्हील चेयर पर उसे जाते देख रहा था और सोचने लगा कि जौहरी को ही सोने की असली पहचान होती है। आस्था जैसे हीरे को बेहतरीन जौहरी मिल गया था, जबकि मैं सिर्फ खाली हाथ मलता रह गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।